नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ में आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, बुआई से पहले बीज खरीदते समय और बीजों के अंकुरण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि इन्हीं पर फसल से मिलने वाली उपज का पूरा दारोमदार होता है। तो हमारे किसान भाई बीज को खरीदते और उसके अंकुरण के समय कौन कौन से वैज्ञानिक पहलुओं को अमल में लाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने के लिए मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि बीजों का जमाव जो कैसे करें, परीक्षण कैसे करें, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बीज जो है हमारे अमानक हो जाते हैं, उसको भी किसान भाई प्रयोग करते हैं। तो ऐसे बीजों को प्रयोग करने से पहले उनका जो है जमाव प्रतिशत जो है देख लें। अगर जमाव प्रतिशत सही है तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर कम है तो फिर उसमें बीज की मात्रा हमको बढ़ानी पड़ती है। किसान भाइयों, फसल उत्पादन में बीज की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बीज ही अच्छी फसल का आधार है। इसीलिए कहा गया है कि जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। निसंदेह एक अच्छी फसल के लिए अब बात करते हैं बीज का अंकुरण कैसे ज्ञात करें। देखिए किसान भाइयों, लोकल लेवल पे हम ये 2-3 तरीके हैं जिनसे कि हम जो कर सकते हैं। पहला तो ये है कि पेपर ले लें, पेपर में जो है हम थोड़ा नमी पहुंचाएं और उसमें 100 दाने गिन करके हम देख लें कि अगर 100 दाने में से 20 दाने हमारे नहीं जमे, 80 दाने जमे हैं, तो इसका मतलब जमाव परसेंट 80% है। अगर मान लो 30 दाने नहीं जमे हैं तो 70% है। तो हमें ये भी देखना है कि जिस फसल के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, जैसे खरीफ की फसलें हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो मक्के का जो हम देखते हैं कि जनरेशन परसेंट 90% होना चाहिए। अगर 90% से कम जनरेशन है, जमाव है, तो हम उसको जो है बीज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही बाजरा है, बाजरे में 75 से 80% हमारा जमाव रहता है। ज्वार है 75% जमाव रहता है। मूंग उड़द है 75% जमाव रहता है। दूसरा जो परीक्षण हम कर सकते हैं, जो टाट की बोरी ले लें और उसमें जो है गिनकर 100 दाने हम दबा दें और दबाने के बाद उसमें नमी देते रहें। हम 4-5 दिन बाद देखेंगे कि उसमें कुछ दानों में अंकुरण होगा, कुछ में अंकुरण नहीं होगा। तो जिनमें अंकुरण नहीं हुआ है उन दानों को गिन लें और गिन करके हम जो है देख लें कि कितने प्रतिशत हमारा जो अंकुरण हुआ है। जैसे 100 दाने में से मान लो 15 दाने नहीं जमे हैं और 85 दाने जमे हैं, इसका मतलब हमारा 85% अंकुरण है। और मान लो मक्का की हम जो है परीक्षण कर रहे हैं तो हमें 5% जो है और मक्के का बीज बढ़ाना है। जहाँ 100 किलो बीज लगना है हमारा, वहाँ 105 किलो बीज लगेगा। ऐसे ही हम जो है, अगर आपके पास टाट की बोरी नहीं है तो हम जो है बालू में लेकर के, बालू में जो नमी दे करके और 100 दाने गिन करके हम उसमें भी बीज का परीक्षण कर सकते हैं। दूसरा जो परीक्षण कर सकते हैं, उसमें अगर आपके बालू भी नहीं है तो गीली मिट्टी सभी जगह मिल जाती है, तो मिट्टी में हम नमी पहुंचा करके और उसमें 100 या 50 दाने गिन करके हम डाल दें। उसमें से देख लें कितने प्रतिशत हमारा जमाव हो रहा है और कितने % हमारे दाने नहीं जमे हैं, तो उसको देख करके हम जो है परीक्षण जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। कैलकुलेशन करते हैं कि हमें बीज कितना डालना है। जैसे हमारा बाजरा है, बाजरे का हमारा 75% जमाव रहता है और हमारा 5 kg प्रति हेक्टेयर हमको बीज डालना है। अगर जमाव परसेंट हमारा 60% है तो 15% हमको बीज बढ़ा के डालना है, यानी कि 750 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमको बढ़ा के डालना है। तो हमें ये भी देखना है कि किस फसल में कितना बीज पड़ता है। जैसे उर्द मूंग है या अरहर है तो हम 15 से लेकर के 20 kg प्रति हेक्टेयर तक हम प्रयोग करते हैं। अगर हमारा जमाव परसेंट जो है कम है, मान लो 10% कम है, तो 10% हम बीज जो बढ़ा करके हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम 75 से 80% जो जमाव रहता है उसको हमारा मानक रहता है। अगर उससे कम है, मान लो 10% कम है, तो 10% हम बीज को बढ़ा करके हम बीज को डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि जब हम बीज की बोनी करते हैं तो हमारा अगर जमाव कम होता है तो हमारे पौधों की संख्या कम रहती है खेतों में, और संख्या कम होने से हमारे उपज भी प्रभावित होती है। दूसरा ये कि जब भी हम बीज खरीदें उस समय भी हमको थोड़ा सावधानी बरतनी है। और दूसरा हमको ये भी देखना है कि जब बीज के रूप में हम कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं तो उस पर टैग और बैग, हमारा बैग भी सिला हुआ होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए। और जिस संस्था ने बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया है उस संस्था का टैग भी होना चाहिए, और जिस एजेंसी ने उसको प्रमाणित किया है उस एजेंसी का नाम भी उस पर होना चाहिए। अगर उस पर एक ही टैग है तो इसका मतलब वो हमारा TL सीड है, वो प्रमाणित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमको जो है कभी कभी धोखा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए ज़रूरी है कि हम बिल ज़रूर लें।
किसान भाइयों बिल अगर आप नहीं लेंगे तो निश्चित रूप से आपका शोषण होगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो प्रमाणित बीज हैं, कोई प्रमाणित बीज खरीदने पर कहीं पर भी आप लेके जाएंगे उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। इसलिए आप ये देख लें, जो भी बीज खरीद रहे हैं उसको खरीदने से पहले पक्का कर लें कि ये वास्तव में बीज है कि नहीं। तो ये काम आपको ये करना है। दूसरा, मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर बीज आपको खरीदना है तो वैसे तो हमारी जो सहकारी संस्थाएं हैं वो भी ठीक हैं, लेकिन हम विश्वविद्यालय से भी, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी, और जितने भी हमारे NSC है या आपका बीज निगम है, इनके माध्यम से आप बीज खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। जब आप इतनी बातें लेकर के किसी के पास जाएंगे कि बीज हमको दे दो और शुद्ध बीज दे दो, दूसरा जो है रसीद भी हमको चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करेगा और आपको जो है अच्छा बीज जो देगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। दिन प्रतिदिन कृषि में प्रयोग होने वाले यंत्रों के आविष्कार के चलते हमारे किसान भाइयों का रुझान भी इन यंत्रों की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनके प्रयोग से एक तो समय के साथ ही श्रम की बचत होती है और दूसरी तरफ इससे कृषि लागत में भी कमी आती है। तो वे कौन कौन से कृषि यंत्र हैं तथा उनकी कार्य क्षमता कितनी है, इन यंत्रों पर सरकार द्वारा कितना अनुदान है, इस बारे में जानकारी दे रहे केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक संस्थान भोपाल के विषय विशेषज्ञ उदय बड़ेगांवकर। खरीफ की फसलों की बात करें तो सोयाबीन, मक्का, तुअर, ये मुख्य तौर पर हमारी फसलें हैं जो खरीफ के मौसम में ली जाती हैं। और खरीफ के मौसम में मशीनीकरण के लिए कौन कौन से उन्नत यंत्र उपलब्ध हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँ। बारी में कृषि में हमें आय दुगनी करने की बात है तो मशीनीकरण के बिना संभव नहीं है, यंत्रीकरण के बिना संभव नहीं है। इसलिए खेत की तैयारी की यदि बात करें तो सर्वप्रथम हमें उन्नत यंत्रों के हिसाब से लेज़र लैंड लेवलर की बात करना चाहूँगा मैं। जो हमारे पुराने लेवलर चलते थे या भूमि के समतलीकरण के लिए जो हम जिन यंत्रों का हम उपयोग करते थे वही यंत्र है, लेकिन इसके साथ में लेज़र तकनीक और दे दी गई है। लेज़र तकनीक के कारण से बहुत अच्छे से खेत में लेवलिंग होता है, बहुत अच्छे से खेत में समतलीकरण होता है। खेत का समतलीकरण सही तरीके से किया जाए तो कम से कम 20 से 30% तक पानी की बचत होती है। लेज़र लैंड लेवलर वैसे तो थोड़ा सा महंगा यंत्र है, 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक की रेंज में ये उपलब्ध है, लेकिन इस तरह के यंत्र कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध है। मुश्किल से 800 से लेकर 1000 रुपये प्रति घंटा के किराए पर इस तरह के यंत्र आपको कस्टम हायरिंग केंद्रों के द्वारा भी मिल जाएंगे, जिनकी सहायता से आप अपने खेत का समतलीकरण करवा सकते हैं। खेत की तैयारी में ही दूसरा एक महत्वपूर्ण यंत्र हो जाता है रिवर्सिबल मोल्ड प्लाऊ, या जिसे पलटी प्लाऊ लोकल भाषा में कहा भी जाता है। पलटी प्लाऊ के उपयोग से खेत में प्लाइंग का काम ज़्यादा अच्छे से होता है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई का फ़ायदा सभी किसान बंधु स्वयं जानते ही हैं। रिवर्सिबल प्लाऊ की या पलटी प्लाऊ की यदि मैं बात करूं तो ये अलग अलग रेंज में उपलब्ध हैं। मैकेनिकल टाइप के भी हैं और हाइड्रोलिक टाइप के भी हैं। मैकेनिकल टाइप के जो पलटी प्लाऊ हैं वो आपको 35,000 से 50,000 तक की कीमत में मिल जाएंगे, और हाइड्रोलिक से चलने वाले जो पलटी प्लाऊ हैं वो करीब 60,000 से लेके और 75,000 80,000 गुणवत्ता के आधार पर 75,000 तक आपको अच्छी गुणवत्ता का रिवर्सिबल मोल्ड प्लाऊ मिल जाएगा। और इन सभी यंत्रों में सरकार द्वारा सहायता दी ही जा रही है, तो उनका उपयोग करते हुए आप इन यंत्रों को लें, इन यंत्रों को कस्टम हायरिंग केंद्रों के माध्यम से लें, लेकिन इन यंत्रों का उपयोग करें जिनसे आपको अधिक से अधिक पैदावार मिलने में मदद मिलेगी। सीड कम फर्टिलाइजर सीड ड्रिल, इस यंत्र की सहायता से बीज एवं उर्वरकों को बुवाई के समय एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसान भाइयों, सीड ड्रिल का ही आधुनिक परिवर्तित रूप रोटावेटर कम फर्टी सीड ड्रिल है। इस मशीन से खेत की जुताई के साथ साथ बीजों की बुवाई का कार्य भी हो जाता है, जिससे लागत खर्च में कमी आती है तथा इसकी बाजार में कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए है। खेत की बोनी के लिए भी हमें जो जिन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए उसमें सीड ड्रिल से आगे जाकर हमें अब प्लांटर के उपयोग की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। सीड ड्रिल और प्लांटर में यदि मैं अंतर की बात करूंगा तो सीड ड्रिल या बोनी मशीन जो होती है आपकी, जिसका हम उपयोग करते हैं, उसमें सिर्फ कतार से कतार की दूरी ही निश्चित होती है। कतार से कतार की दूरी आप फसल के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन बीज से बीज की दूरी नहीं कर सकते। उसी जगह पर यदि आप प्लांटर का उपयोग करेंगे तो न सिर्फ कतार से कतार बल्कि बीज से बीज की दूरी भी आप निश्चित कर सकते हैं। तो जब प्लांटर का उपयोग करते हैं तो आपको यहाँ तक भी मालूम होता है कि आपके खेत में पौधों की संख्या कितनी है।
तो इसीलिए प्लांटर का उपयोग आप सोयाबीन के लिए कर सकते हैं, मक्का के लिए कर सकते हैं, तुअर के लिए कर सकते हैं, मूंगफली के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा रबी फसलों के लिए भी इसका उपयोग होगा। एक साथ 2 फसलों की बोनी करनी है तो उसकी भी बोनी अच्छे से की जा सकती है। मेड़ नाली इस तरह से लगातार बनती जाती है और मेड़ पे बोनी होती है। तो मेड़ पे बोनी होने का और नाली बनने का फ़ायदा ये होता है कि पानी वर्षा अधिक हो या वर्षा कम हो, दोनों ही परिस्थितियों में किसान फ़ायदे में रहता है। और सरकार की योजनाओं की जहाँ तक बात है तो इस यंत्र को लेकर सरकार ने खास तौर पर बहुत ज़्यादा सब्सिडी भी दी हुई है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है 50% सब्सिडी तो इस यंत्र पे है। इसके अलावा 25% तक की टॉपअप सब्सिडी भी अलग से दी हुई है। तो ये यंत्र जहाँ इसकी कीमत 90,000 है वो आपको मुश्किल से 30,000 रुपये के आसपास में ये यंत्र उपलब्ध है, जिसके लिए आप MP ऑनलाइन और जो वेबसाइट दी हुई है उन पर जाके रजिस्ट्रेशन करवा के और ये रेसबेड प्लांटर को सब्सिडी के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। फल वृक्षों के बाग कई वर्षों तक फलत देते हैं। ऐसे में बाग स्थापना के समय थोड़ी सी लापरवाही के चलते वर्षों तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर आप भी नए फल बागों की लगाने की सोच रहे हैं तो इसके पूर्व ही पूरी रूपरेखा बना ले और तभी फल बागों की स्थापना करें। आज हम आपको बागवानी विशेषज्ञ अंबा कुमारी से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि आपको बाग स्थापना के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताएंगी। तो देखिए और लाभ उठाए। अगर आप जिस क्षेत्र में अगर बाग लगा रहे हैं, अगर वहाँ का भूमि अगर कम उपजाऊ है तो मिट्टी की सुधार कर लेनी चाहिए। इसके लिए सामान्य रूप से गोबर की सड़ी खाद एवं ऊसर भूमि में ढैंचा की हरी खाद अथवा जिप्सम का उपयोग करना लाभदायक है। बाग लगाने से पूर्व ही बाग के चारों तरफ इस तरह से व्यवस्था कर ले कि जानवर अंदर न आ सके। इसके लिए हम कटीले तारों या फिर झाड़ियों का प्रयोग करते हैं। झाड़ियों में जैसे कि बोगनविलिया, कटीले बबूल, बेर, करोंदा, ये सब का उपयोग कर सकते हैं। तेज गर्म या फिर सर्द वायु के लिए रोकने के लिए बाग के चारों ओर वायु रोधक वृक्ष लगाना चाहिए। इसके लिए शीशम या फिर जामुन का पेड़ लगाना उचित पाया गया है। भूमि एवं फलों की किस्मों के अनुसार पूरे बाग को भिन्न भिन्न खंडों एवं ब्लॉकों में विभाजित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम खेत की 2-3 गहरी जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। फिर स्वेच्छानुसार वर्गाकार विधि या अन्य विधि द्वारा खेत में रेखांकन कर लें। अच्छा रेखांकन वही होता है जिसमें प्रत्येक पौधे को अपने विकास के लिए समुचित स्थान मिल सके। तो इसके लिए कुछ प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि है वर्गाकार विधि। वर्गाकार विधि में पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी समान होती है। दूसरी विधि है आयताकार विधि। आयताकार विधि में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान नहीं होती है, लेकिन वर्गाकार विधि के तुलना में इसमें हम अधिक पौधे लगा सकते हैं। अगला विधि है षटभुजाकार विधि। षटभुजाकार विधि में हम 6 वृक्ष लगाते हैं और फिर उसके मध्य में 7वां वृक्ष लगाते हैं। इसका रेखांकन करना कठिन है, इसलिए हम इसका उपयोग कम किया जाता है। पूरक विधि, इसका प्रयोग हम मुख्यतः जब तक कि अगर आपके जो लीची और आम के पौधे में फलन नहीं होता है तब तक के लिए, जैसे हम पपीता, अमरूद ये सब का पौधा लगाते हैं, और जैसे ही आपके मुख्य पौधे में फलन शुरू हो जाता है तो इस पौधे को हटा दिया जाता है। नए बाग की स्थापना में चौथा प्रमुख पहलू है फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं फल वृक्षों की दूरी। किसान भाइयों, फल वृक्षों के अनुसार गड्ढों का आकार एवं पौधों की दूरी का निर्धारण किया जाता है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ महत्वपूर्ण फल वृक्षों के लिए गड्ढों का आकार एवं पौध से पौध की दूरी पर। अब इसकी दूरी की बात करेंगे तो बीजू आम के लिए 12 × 12 मीटर, कलमी आम के लिए 10 × 10 मीटर, सघन बागवानी के लिए 5 × 5 मीटर का हम डिस्टेंस रखेंगे। जैसे अगर आम्रपाली किस्म का हम प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम 2.5 × 2.5 मीटर का
हम दूरी ले सकते हैं। लीची लगाने के लिए उसका दूरी रहेगा 10 × 10 मीटर और सघन बागवानी के लिए 5 × 5 मीटर। हाँ, तो अप्रैल मई माह में 1 बाय 1 का हम गड्ढा खोदकर छोड़ देंगे ताकि सूर्य की जो रोशनी है उस पर पड़े और उसमें जो भी कीट और रोग जो भी उसमें रहते हैं वो नष्ट हो जाएं। उसके बाद जून के आरंभ में हम उसमें 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2 केजी नीम की खल्ली, 1 केजी सिंगल सुपर फॉस्फेट और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करेंगे। ये सबको मिट्टी में मिलाकर हम भर देंगे और जैसे ही बारिश शुरू होती है, अगर वहाँ मिट्टी बैठ जाता है तो उसके बाद हम जून से जुलाई तक में पौधे लगाएंगे। पौधे लगाने के बाद गर्मी के समय में एक सप्ताह पर उसमें सिंचाई करेंगे और उसके बाद आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई करेंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम डंडेरी, जिला भोपाल के चेतन यादव ने। आपने फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर मशीन के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर हम देखा जाए तो हमारे अधिकांश किसानों की जोत छोटी है, तो आज भी हम लोग बहुत ज्यादा यांत्रिकरण की तरफ, फार्म के यांत्रिकरण की तरफ नहीं जा पाए हैं। लेकिन अगर देखते हैं तो पारंपरिक रूप से हमारे गांव में कुछ विशेष मजदूर थे जो बीजों का छिड़काव करते थे, जिससे कि खेत में एक रंग का बीज का छिड़काव हो पाए। तो अब हमारे पास उस तरह के बहुत सीमित मजदूर रह गए हैं, तो हम खेत में देखते हैं कि कहीं पे हमारा बीज एकत्रित हो जाता है या खादों के इस्तेमाल में भी एक रूपता नहीं आती है, तो फसलों में उसका अलग अलग कहीं पे अधिक कहीं पे कम हो जाता है। तो हमारे पास फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर उपलब्ध है, जिसकी लागत लगभग 3 से लेके अलग अलग कंपनियों के हैं, 3 से लेके 5,000 रुपया तक आता है। तो जो बाजार में अब मिलना शुरू हो गया है, बिहार के बाजारों में भी मिल जा रहा है, तो अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम न केवल एक रूप में बीज का छिड़काव कर सकते हैं, खाद का छिड़काव कर सकते हैं, साथ में बीज का भी छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हमारे खेतों में एक रूप में बीज का विस्तार हो सके, प्रभाव हो सके। तो जिससे हमारा होता है कि जैसे आमतौर पे गांव में देखा गया है कि तोड़ी में या सरसों के खेतों में या मूंग में ही पहले ज्यादा बीज छींट लेते हैं और बाद में उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो बीज इतने कीमती चीज को एक तो हमें निकालने में मजदूर लगता है और बीज की कीमत हमारी बेकार जाती है। तो ऐसे में फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्टर का इस्तेमाल भी काफी लाभप्रद होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशु में आफरा की समस्या और समाधान,
हरी खादों की खेती है किसानों के लिए वरदान। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।